नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ की तैयारी क्रम में आज हम फिर से 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। बिल्कुल पीएनपी के जैसा आपकी परीक्षा में पीएनपी द्वारा पूछा जाता है, सेम वैसा ही मॉडल पेपर। यानी कुछ क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ और कुछ क्वेश्चन अति लघुत्तरीय और कुछ क्वेश्चन लघुत्तरीय। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये प्रैक्टिस नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए और साथ ही साथ अन्य वीडियोस, अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियोस हम आपको दे रहे हैं, तो आप उनको भी देखिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होंगे, वो कौन सा चतुर्भुज होगा? चक्रीय चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम्मुख चतुर्भुज या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो सम्मुख कोण है तो सम्मुख चतुर्भुज दे दिया है, तो इस तरह इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सम्मुख चतुर्भुज नाम का कोई चतुर्भुज नहीं होता। बात करें चक्रीय चतुर्भुज की, तो चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर बना होता है और चक्रीय चतुर्भुज में इसके चारों शीर्ष, यानी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे होते हैं, वो होता है चक्रीय चतुर्भुज। लेकिन अगर बात करें किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वो होता है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और जो सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण ये भी बराबर होते हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये भी समझ लो, इनके जो विकर्ण होते हैं ये हैं विकर्ण, तो ये एक दूसरे को आधा कर देते हैं, यानी समद्विभाजित कर देते हैं। याद रहेगा, सारी चीज़ें समझ लो, कुछ भी आ सकता है। ये जो विकर्ण हैं ये आपस में एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो विकर्ण है, जब इसको यहाँ पर काट रहा है, अगर ये पूरी 10 होती तो 5 ऊपर रह जाता और 5 नीचे रह जाती। इसी तरह ये जो लाइन है, ये विकर्ण है, वो इस वाले को समद्विभाजित कर रही है, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो परिधि क्या होगी? तो परिधि का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए 2πr। तो 2πr यहाँ पर व्यास दे रखा है, यानी r होता है त्रिज्या और 2r होता है आपका व्यास। ठीक, तो यहाँ पर 2r यानी व्यास दे रखा है, तो 2r की जगह 14 रख देंगे और 22/7 पाई की वैल्यू रख देंगे। ये पाई है, पाई की वैल्यू 22/7, और जो 2r है, 2r व्यास होता है, r यानी त्रिज्या, और त्रिज्या का डबल कर देंगे तो व्यास मिल जाता है, और व्यास दे रखा है 14। 7 दूना 14, आपका 44 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 2x + 4y = 6। इसमें x का मान क्या है? तो x का मान, जिसका मान निकालते हैं उसको अकेला करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2x + 4y को उस तरफ भेजते हैं। 2x = 6 - 4y, ये प्लस में है तो इधर जाएगा, बराबर के दूसरे साइड तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर x को अकेला करेंगे, यानी इस 2 को इसकी इस साइड भेजेंगे, 6 - 4y/2, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 3 6 और 2 दूना 4, ये आपका 3 - 2y इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। x = 3 - 2y। अगला क्वेश्चन है 20 25 √ क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भरना है, √81। तो यहाँ पर देखो 20 25 किसका वर्ग होता है, ये आपको हो सकता है याद ना हो, लेकिन एक तरीका सा अंदाज़ा हम लगा लेते तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर 40 का वर्ग कहें तो 4 चौको 16 और ये 00, 40 का 1600 होता है। 50 का 55 25 और इसका 00, तो 40 का 1600 हो रहा है, 50 का 2500 हो रहा है, तो ये 2025 इन दोनों के बीच में होगा कहीं। तो आपको मालूम है अगर किसी वर्ग के अंत में 5 आ जाए तो जो उसका वर्गमूल होगा उसमें भी अंत में 5 ही होगा। अब 40 और 50 के बीच में किसके लास्ट में या किसकी इकाई संख्या 5 होती है? वो होती है 45 की। तो अगर आपको याद भी नहीं है तब भी आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा के वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये 2025 किसका वर्ग है? 45 का वर्ग है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लेते हैं, मल्टीप्लाई 81 का, ये 81 किसका वर्ग है? ये 9 का वर्ग है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 9 × 5 = 45। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरेंगे? 5। अगला क्वेश्चन है
ये सिक्के को 75 बार उछाला गया, 16 बार शीर्ष आया, तो पूछ कितने बार आएगा? सीधी सी बात है, जब हेड और टेल ही हैं, यही दोनों हैं, तो अगर हेड आ गया 16 बार तो टेल कितने बार आएगा? 75 में 16 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 15 में 16 गया 9, 6 में 1 गया 5, 59 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 20 गेंदें हैं, 8 लाल 7 नीली और 3 हरी और 2 सफ़ेद हैं। बैग में एक गेंद निकाली जाती है, गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आपको मालूम है यहाँ पर संभावित यानी किसकी प्रायिकता निकाली जा रही है? लाल होने की। तो लाल कितनी गेंदें हैं? 8, तो संभावित 8 हो सकती हैं, और कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 20। अब इसको काट लो, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, आंसर आ जाएगा आपका 2/5। ये आपकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 0.015, इसको भिन्न में बदलना है। तो अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो ये जो दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 0 लग जाएंगे 1 लगा के। ठीक, अब यहाँ पर इसको आप काट पीट लीजिए, आपके सामने भिन्न तैयार है। 5 से काटेंगे, 5 3 15, और ये काटेंगे आएगा 200। तो ये कितना आंसर आ गया? 3/200 आपका भिन्न में बदल गया। 1 नंबर आपके पक्के हो गए। बस इतना सा करना था, दशमलव हटाना था, नीचे अपना 100 1000 जो भी लगना होगा लग जाएगा, और फिर उसको काट पीट लीजिए, आपके सामने भिन्न रेडी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या अगर ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, 6 बार आप 9 लिख दो, यही सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी आपको। अब हमें निकालना है बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, वर्गमूल निकालेंगे और उसके बाद लास्ट में कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो जो बचेगा वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो माइनस करने के बाद आएगा वही हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसके जोड़े बना लेते हैं, ये जोड़े बन गए। अब पहला जोड़ा है 99 का, तो हमें ऐसा वर्ग का पहाड़ा पढ़ना है कि 99 से कम हो। तो 9 का अगर वर्ग करेंगे तो 9 9 81, 10 दहम 100, तो 9 बार ले जाएंगे क्योंकि 10 दहम 100 ज़्यादा हो रहा है। तो 9 9 81, 9 में 1 गया 8, 9 में 8 गया 1। क्लियर है? अब ये जो 9 है यहाँ लिखकर नीचे उतार लेंगे और जोड़ लेंगे, 9 9 18। ये चीज़ आपके समझ में आ गई बात? आगे देखिए, अगला जोड़ा उतारते हैं 99। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए, हमें कोई ऐसे नंबर से गुणा करना है कि इससे कम ही रहे, और वो नंबर यहाँ भी लिखेंगे और वो नंबर यहाँ भी लिखेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है वो आप देखिए। हम यहाँ पर करते हैं 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे और यहाँ से एक नंबर छोड़ देते हैं, 9 को छोड़ देते हैं। तो 9 को जब हम छोड़ देंगे तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे 189 में। तो 18 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे 189 में, तो आपको मालूम है 18 दहम 180 हो जाता है, और 180 कम भी है। तो नियम के हिसाब से यहाँ पर हमें 10 लिखना चाहिए, लेकिन हम 2 डिजिट नहीं ले सकते। तो अगर हम 2 डिजिट नहीं ले सकते, 10 को नहीं लिख सकते, तो मजबूरन हमें 9 लिखना पड़ेगा। वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये 9 यहाँ पर लिखा और यही 9 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 9 का पहाड़ा इस पूरे में पढ़ेंगे 189 में। तो 9 9 81, 8 9 8 72, 72 और 8 हो गया 80, 9 1 कम 9 और 9 8 17। अब इसको आप घटा दीजिए, 9 में 1 गया 8, 9 में 0 गया 9, 8 में 7 गया 1। अगला जोड़ा उतार लीजिए 99। ठीक, और ये वाला 9 इसके नीचे लिखकर जोड़ लीजिए। ठीक, अब फिर से वही कंडीशन आ रही है, अगर हम यहाँ पर 9 को छोड़ दें और यहाँ पे बचेगा 1989 और यहाँ बच रहा है 198, तो 198 दहम 1980 हो जाता है, इससे कम है। तो हमें 10 यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन 10 लिख नहीं सकते क्योंकि 2 डिजिट का हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से हम 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। 9 का इस पूरे 1989 में घटाएंगे तो आएगा 17901। इसको आप घटा लीजिए, 9 में 1 गया 8, 9 9 1, 1998 आपका शेष बच रहा है। अब इसके बाद कोई नंबर बचा नहीं। तो हमने क्या कहा था, इस बड़ी से बड़ी संख्या में 1998 घटा दीजिए, आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी
पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो चलिए घटा के देख लेते हैं और हमें वो संख्या क्या होगी वो पता चल जाएगा। पहले तो हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो शेष बचा था 1998 उसको घटा दें। 9 में 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 1 गया 8 और ये आपका ये। तो ये आपके सामने हो गई 9,98,001। ये 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। फिलहाल तो इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में आना चाहिए अगर आएगा तो। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करो अगर x 12 है और y 9 है। तो सीधा हम यहाँ पर वैल्यू रख दें, x की जगह 12 रख दें और y की जगह 9 रख दें। अब 12 का क्यूब करोगे कितना आएगा 1728, 9 का क्यूब करोगे आएगा 729। आंसर आपका 999 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। इसमें ज़्यादा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला से करेंगे तब थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन अगर आपने सीधी वैल्यूज़ रख दी तो आपका बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। यदि पदों की संख्या 67 है तो मध्यिका कौन सा पद होगा। ये यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात ये समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे पदों की संख्या 67 है, ठीक, यानी n यानी पद, n को ही हम पद कहते हैं, n की संख्या है 67। अब 67 कैसी संख्या है, ये है विषम संख्या, ठीक। अब जब विषम संख्या होगी तो मध्यिका का क्या फार्मूला होता है, मध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2 वां पद, ठीक। अब n कितना है 67 + 1/2 तो 68/2, तो ये कितना हो जाएगा 34। तो 34वां पद यहाँ पर आपका क्या होगा, मध्यिका होगी। और चूंकि यहाँ पर कोई डाटा तो दिया नहीं है, डाटा दिया होता तो वहाँ से हम काउंट करके बता देते कि ये 34वां पद है तो यही आपका मध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर डाटा दिया नहीं तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि यदि पदों की संख्या 67 है तो मध्यिका 34वां पद होगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है x - y = 5, x - 2y = 3। अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा दे रखा है, यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, यानी दोनों की वैल्यू समान है। यहाँ पर y यहाँ पर 2y है तो ये समान नहीं है। x और x समान है तो यहाँ पर इनके चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस में है तो प्लस कर दीजिए और जो प्लस में है वो माइनस कर दीजिए। तो ये x प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का y ये प्लस का 2y ये घट जाएंगे और बचेगा y। 5 में 3 गया 2। अब आपके सामने y की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब जब y की वैल्यू निकल के आ गई तो आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, x की वैल्यू आप इसी से निकाल सकते हैं। x - y = 5, x - y की वैल्यू 2 रख दो, 5, 2 बराबर के उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो x की वैल्यू 7 आ गई। इस तरह आपने देखा y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 7 आ गई। तो ये चीज़ समझ में आई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2 नंबर के होते हैं। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, तो गड्ढे की गहराई ज्ञात करो। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर देखे हैं तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो आपको नीचे कमेंट में बताना है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 4 से न्यून यानी 4 से कम होने वाली घटनाओं का समुच्चय लिखो। तो चलो समुच्चय लिखते हैं। जब हमने 2 पासे फेंके तो पहले पासे पर ऊपर 1 आ गया और दूसरे पर 1 आ गया, तो ये भाई साहब आपका इनका योग जब करेंगे 1 और 1 2 यानी 4 से कम है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। अब अगला हो सकता है 1 2, ठीक। अब अगर 1 3 कर देंगे तो वो तो 4 के बराबर हो गया, तो उसको नहीं लेना है। अब 1 3 नहीं ले सकते तो 1 4 नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, 1 6 नहीं होगा, फिर शुरू होगा 2 और 1, ठीक। अब उसके बाद 2 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 1 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह 2 पासों को जब फेंकेंगे तो ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 4 से न्यून हो, उसकी घटनाओं का समुच्चय ये आपके सामने दे रखे, कुल 3 समुच्चय होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है।
जनरली ये 2 नंबर में पूछा नहीं जाएगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पद दे रखे हैं 12, 16, 20, 24, 28, ठीक, 5, 11, 15, 8, 22। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि बारंबारता सबसे ज़्यादा 22 है, तो ये है किसकी, ये 28 की है। तो यहाँ पर आपका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा आपका 28। क्लियर हो गई। तो बहुलक वह संख्या होती है, वह पद होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। बहुलक का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, साइन 30 प्लस साइन 10 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 कॉस 60 प्लस कॉट 45। देखो सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म जो वैल्यूज़ हैं वो याद करने का वीडियो भी दिया था। ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। बटे में है सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। अब आप इनको सॉल्व कर लो। यहाँ से इसका 2√3 का लासा लेंगे तो आपका हो जाएगा 2√3, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, और +1 है तो +1 का मल्टीप्लाई होगा 2√3 से, माइनस और 2 यहाँ पर ऑलरेडी है √3, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 यानी 4। ठीक, अब ये वाला बड़ा ब्रैकेट बटे लगाइए, और इसी तरह यहाँ पर भी आप उसको सॉल्व कीजिए। तो 2√3 यहाँ पर भी आ जाएगा बटे में, और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 2 तो ऑलरेडी है ही है, तो यहाँ पर होगा √3, 4 प्लस √3 प्लस यहाँ पर 1 है अकेले, तो पूरा 2√3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी बटे में 2√3 है, यहाँ पर भी बटे में 2√3 है, तो ये तो कट जाना है। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, ये रूट में 3 है और ये प्लस 2√3 है -4। अगर इन दोनों में से √3 कॉमन ले लें, बाहर कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, √3 1 + 2 -4 अपॉन ये आपका आ जाएगा √3 1 + 2 और नीचे प्लस का 4। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 1 था तो 3 हो जाएगा, 3√3 ऊपर आ जाएगा -4 और नीचे 3√3 प्लस का 4। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको केवल सॉल्व करना था, वैल्यूज़ रखनी थी, और इसको जो भी जोड़ घटाना करना था वो काट पीट के आपका ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु देखो ये है आपके सामने। हर मॉडल पेपर में मैं शंकु का चित्र जरूर बना देता हूँ, ताकि शंकु काफ़ी लोगों को नहीं आता तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपका शंकु का चित्र है। ये यहाँ पर आपका सेंटर है, और ये आपकी ऊंचाई है, ये आपका त्रिज्या है, और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शंकु का आयतन निकालो। तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr² h। तो आयतन निकालने के लिए हमें चाहिए त्रिज्या और ऊंचाई। पाई की वैल्यू 22/7 सबको मालूम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी ये दे रखा है, लेकिन त्रिज्या नहीं दे रखी है। लेकिन त्रिज्या की जगह आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी ये जो आधार है, ये आधार जो होता है एक वृत्त होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, और इसी वृत्त के अंदर ये त्रिज्या होती है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr² को इस 38.5 के बराबर कर देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल
यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 38.5 दे रखा है। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 38.5। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर 38.5 है, ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शंकु का आयतन वाला फार्मूला होता है उसमें ये यूज होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर तो आपका क्षेत्रफल होता है और इसकी वैल्यू 38.5 दे रखी है। ये देखो पाई आर स्क्वायर 38.5 इसकी ये रख देंगे और एच की जगह हम यहाँ पर 9 वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो दे रखा है 38.5 और एच आपका 9 दे रखा है। तो 3 इसको काट देंगे, 38.5 गुणे 3, तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 = 25, 3 × 3 = 9, 2 = 11 और एक अंक के बाद लगा दो दशमलव। चूँकि ये आयतन है तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। आंसर आपका आ जाएगा घन सेंटीमीटर। देखो लास्ट में ये लिखना ज़रूरी है, ये नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इसने कहीं से नकल मारी है या हो सकता है कि इसको आता नहीं है। तो ये ज़रूर लिख दो, इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखो कभी कभी एग्जामिनर तो बिना देखे कॉपी चेक करते चले जाते, ठीक है नंबर दे दिया, लेकिन अगर देख देख के एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा तो ये ना लिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपको नंबर देने में। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणनफल 651 हो। 52 को हमें 2 भागों में बांटना है। मान के चलो 2 भागों में बांटेंगे, यानी जो 2 संख्या होंगी वो कौन सी हो सकती हैं। मान के चलो कि पहली होगी x, ठीक, और दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी होनी चाहिए 52 - x। मान के चलो ये 10 होती तो दूसरी क्या होती, 52 - 10 यानी 42 होती। सीधी सी बात है, इतना तो फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। पहली संख्या x, दूसरी संख्या 52 - x। अब इसको हमें 2 भागों में बांटना है और जिनका गुणनफल 651, यानी इन दोनों का गुणनफल 651। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 52x - x और x का मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 651। ठीक, अब इसको 651 को भी इस तरफ ले आओ और एक आपको समीकरण की तरह मिल जाएगा। आपको उसके गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करने के बाद आपको मिल जाएगा कि वो नंबर क्या है, क्योंकि x हमने पहली संख्या मानी है, x मिल जाएगा और दूसरी संख्या 52 में घटाने के बाद हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ये एक तरीके से पूरा प्रोसेस हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 651 इस तरफ ले आओ, इसको इधर लिखो 52x और इधर आ जाएगा -651 बराबर 0। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर ये माइनस में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको प्लस में करेंगे। इसको प्लस में करेंगे तो पूरा हमें सारे चिन्ह बदलने पड़ेंगे, तो सारे चिन्ह बदल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 52x और प्लस का 651। अब कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि x माइनस में हो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब ये आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 52x प्लस 651। अब हमें क्या करना है, इस 52x को हमें ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि वह संख्या गुणा करने पर 651 आए और जोड़ने या घटाने पर 52 आ जाए। तो उसको हम, वो संख्याएं हम आखिर निकालेंगे कैसे, इसको आप याद रखना। अब हम इसको हटाने जा रहे हैं, हम वो निकालने जा रहे हैं कि 52 को हम किन 2 पार्टों में तोड़ें कि गुणा करने पर 651 आए। तो सीधी सी बात है, 651 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते, 3 दूना 6, 17 3 51। ठीक, 3 से नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 7 से, 7 3 21, 7 एकम 7। अब 31 तो अभाज्य संख्या है तो ये 31 स्वयं से कटेगी। अब हमें यहाँ पर कुछ क्लियर हो रहा है कि 7 3 21 और ये 31। अगर 21 और 31 का गुणा करें, ठीक है, 21 और 31 का गुणा करें तो 651 आ रहा है और 21 और 31 को जोड़ने पर 3 2 5 52 आ रहा है। यानी वो संख्याएं हमें मिल चुकी हैं। अगर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता तो हम सीधा सीधा यहाँ पर ये कह सकते थे कि पहली संख्या 31 है,
21 है और दूसरी आपकी 31 है। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा करके दिखाना होगा, तो अब हम उस 52x को 2 पार्ट में तोड़कर लिखते हैं। तो सबसे पहले वो इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं जो हमने अभी बनाई थी, x² - 52x + 651 = 0। तो 21 और 31 के फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं। 21x - 31x + 651 = 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ बचेगा माइनस, इससे x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -21। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर मिला है ये सेम टू सेम उठाकर यहाँ रख दो, x - 21। बाहर देखते हैं, यहाँ पर -31x है और यहाँ हमने x कॉमन लिया है, तो -31x में x को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा -31 = 0। अब यहाँ पर देखो x - 31 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 21 = 0। तो यहाँ से आएगा x - 31 = 0, तो x 31 माइनस में इधर आ जाएगा, 31 प्लस में हो जाएगा। इसी तरह इससे आप निकालेंगे x - 21 = 0, x ये माइनस में है, उधर जाएगा 21 प्लस में आ जाएगा। तो यही आपकी 2 संख्या हैं। तो चाहे तो आप इसको उठा लो, पहली संख्या हमने x मानी थी तो पहली संख्या चाहे इसको ले लो, जब पहली संख्या इसको ले लोगे तो दूसरी संख्या आपको 52 में घटा के मिलेगी तो वो आ जाएगी 21। या फिर अगर पहली संख्या इसको लोगे तो दूसरी संख्या आपको 52 में घटाने से मिलेगी, वो भी 31 आएगी। तो आप पहली संख्या इसे मान लो, दूसरी संख्या इसे मान लो, ये आपका आंसर हो गया। 52 को हमने 2 भागों में ऐसा बांटा जिनका गुणनफल 651। ये करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि समांतर भुजाएं 15 व 8 मीटर हों और दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर हो। तो चलिए इसको करके देखते हैं। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समलंब का क्षेत्रफल आपको मालूम है, अभी हमने आपको उसका चित्र बना के दिखा देते हैं। ये आपका हो गया समलंब, यानी एक भुजा छोटी एक भुजा बड़ी। यहाँ पर इसका पहली भुजा है 8 और ये है 15, इन दोनों के बीच की दूरी बता रहे हैं कि 12 है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये b यानी पहली भुजा, b2 यानी दूसरी भुजा। तो 1/2 और इनका योगफल कितना है लिख ही लेते हैं, 15 + 8 गुणे हाइट कितनी है 12। तो 2 से 12 काटेंगे आएगा 6, 15 और 8 23, 23 गुणे 6 तो 138। अब ये क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, आयतन होता है तो हम लिखते हैं घन मीटर। तो इस तरह ये 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आता ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप करके दिखाइए। 1/2 की पावर 1/2, इसका आंसर क्या आएगा नीचे कमेंट में बताइए। 1/2 की पावर 1/2, इसका क्या आंसर आएगा नीचे कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।